क्या हो यार, स्टडी से पहले, टीचर्स बनने से पहले मोटिवेशनल ट्रेनर बनने गया था, ओके, तो अंदर तो रह गया होगा, प्रोफेशनल चेंज कर दिया, लेकिन वो फीलिंग तो अभी भी है। सो दैट्स वाई डोज मिलते ही रहेंगे 2-3 महीने के अंदर ऐसे। यदि लेना हो तो ले, ना लेना है तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट अपना आपके रीड कर सकते हो दूसरी चीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। दिस इज द 8 लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मर। इजी टॉपिक है, फोकस करोगे आराम से याद रख सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। तो लास्ट लेक्चर में देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का रिवीजन अच्छे से हुआ या कितने स्टूडेंट्स ने लर्न कर किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ओके, मुझे इसका आंसर बताओ। अपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, वैसे तो भूल से हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो कि अपरेंट पावर यानी कि अपरेंट वोल्टेज और अपरेंट करंट, P इज इक्वल टू V इंटू आई। बोलो क्लियर है? हाँ ना बोलते रहोगे? यस सर। सेकंड नंबर का आंसर बताओ। रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर इज, क्या बोलते हैं उसको हम? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। वेरी गुड। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर का सेशन था, 2 MCQ जल्दी जल्दी से रह गए थे, तो आज का सेशन हम अब से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मर है। पहली चीज तो आपने ये देखा ही होगा, ट्रांसफॉर्मर देखा है ना सभी स्टूडेंट्स ने? यस सर। उसका वर्कआउट क्या है, काम क्या है? पहली चीज तो 2 टाइप का काम है। या तो वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या तो वाइस वर्सा यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब लोग सर ये वोल्टेज को कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब देखोगे अपनी रूटीन लाइफ में जो भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज यूज कर रहे हो, उसमें वोल्टेज, पावर रेटिंग और वोल्टेज लिखा होता है। भाई ये डिवाइस है तो इतने वोल्टेज का है, ये डिवाइस है तो इतने वोल्टेज का है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। यस ये ऐसा क्यों है? तो जरूरी नहीं है कि आप उस रेफ्रिजरेटर या एसी को जो वोल्टेज चाहिए उसके लिए आप पूरे फैन या ट्यूबलाइट को भी वही वोल्टेज दे दो। जरूरी है कि हर बार इतना ज्यादा वोल्टेज देने की किसी को जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर, बड़े कॉम्प्लेक्स में, बड़े हॉल के अंदर जो पावर आ रहा है वही हाई लेवल का 3 फेज पावर एक छोटे से रो हाउस मकान में दे। जस्ट बिकॉज जरूर जहां है ही नहीं वहां इतना देने की कोई मीनिंग नहीं है। तो जहां जरूरत है उतना वोल्टेज देना पड़ता है पावर स्टेशन वाले को। अदरवाइज क्या होगा, वोल्टेज का लॉस होता है, यानी कि पावर लॉस होता है, करंट लॉस होता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। शायद इसीलिए अभी भी हमारे जनरली टोरेंट पावर की मैं बात करूं तो उसमें 2 टाइप्स के आपको करंट प्रोवाइड होते हैं, यानी कि सॉरी पावर प्रोवाइड होते हैं, 3 फेस एंड सिंगल फेस। काफी बार अभी आपके घर के अंदर जनरली सिंगल फेस होता होगा, शायद इसलिए तो घर के अंदर 4-5 एसी लगानी हो ना तो सोचना पड़ता है। सोचना इसलिए पड़ता है कि एसी का जितना खर्चा आएगा ना उतने पाइपलाइन आपको खींचनी पड़ेगी, पूरा का पूरा नया सेटअप करना पड़ेगा। और यदि आपके घर के अंदर 3 फेस पावर है तो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे कि हमारे क्लासेस की बात करो तो हमारे नीचे जो क्लास है उसमें भी और ऊपर में भी ये, तब क्या होता है जनरली कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, थोड़े पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, सिंगल फेस पावर डाल देते, क्योंकि सिंगल फेस पावर की जनरली जो डिपॉजिट होती है या खर्चे होते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू 3 फेस पावर, और सस्ता भी पड़ता है वैसे सिंगल फेस यदि आपका पावर कंजप्शन लो है तो, क्योंकि उसका वोल्टेज, उसका फिक्स रेटिंग या फिक्स जो मीटर रेट होता है वो ज्यादा होता है 3 फेज का कंपेयर टू सिंगल फेज। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है आज भी, आप पता हो तो नीचे के क्लास में मैंने 2 ही एसी लगाई हुई है। थर्ड जो तीसरा क्लास है उसके सामने चाहूँ तो मैं इसे लगा सकता हूँ, इतना कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कि मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ तो आप मैं नहीं करा सकूं, लेकिन नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज सिंगल फेस पावर है। अब मुझे 3 फेस पावर करने के लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है, डिपॉजिट करनी पड़ती है और उसका रेटिंग लग जाता है, उसका चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है, सारी चीज इसके अंदर कवर होती है। सिमिलरली वही चीज ऊपर के क्लास के अंदर भी 2 एसी लगाई है, तीसरे बीच वाले क्लास में नहीं लगा सकता। एसी बचाने या पावर बचाने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट उसको पता है वो मेरे पास पड़े हुए हैं। जनरली मैं इसके बारे में जनरली स्टूडेंट्स का कंफर्ट जोन या ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज के अंदर ज्यादा ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं सोचता हूं मैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मैं सिंगल फेस पावर की वजह से 2 एसी चला सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 एसी तो पॉसिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 फैन या 2-3 अलग सी चीज चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 एसी नहीं चला सकता। यदि चलाने है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 फेस पावर। ये क्या है पावर फेस? वोल्टेज का लेवल है।
राइट? समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ? हेलो, Yes, sir. ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? जरूर नहीं कि ट्रांसफॉर्मर जो आपके सामने जो दिख रहा है वही होता है हर बार। एक छोटा भी ट्रांसफॉर्मर होता है जो आपके घर के अंदर भी हो सकता है, आपके डिवाइस, आपके घर के अंदर जो पर्टिकुलर कोई डिवाइस है उसके अंदर भी हो सकता है, आपकी कार के अंदर भी हो सकता है। अभी भी बात करूं, 2 दिन पहले ही मैंने अपने कार के अंदर डीम लाइट हो रही थी, कंपनी फिटिंग के अंदर जब दी थी तो कंपनी वालों ने ओरिजिनल जो उसकी वोल्टेज, लो वोल्टेज वाली लाइट थी वो लगाई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि अब जब गांव जाना होता है तो बीच में कहीं भी कोई लाइट नहीं होती, तो वहां हाई लाइट यानी कि थोड़ा ज्यादा लाइट जरूरत पड़ती है। जब मैंने बोला उसको कि क्या मुझे लाइट ज्यादा चाहिए, तो उसने क्या किया, पूरी किट लगा दी जो हाई वोल्टेज की थी। अब वो लो वोल्टेज वाले जो बल्ब होते, हेलोजन होते, निकाल के हाई वोल्टेज वाले हेलोजन तभी लगा सकते हैं, उससे पहले उसको वो किट लगानी पड़ी। किट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मर। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों? Yes, sir. ओके, तो ज्यादा Yes. ज्यादा पावर चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली जरूर नहीं कि हर बार हाई वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़े। अब प्रॉब्लम ये है कि हाई वोल्टेज का पावर आ रहा है, अब समझ लो चार्जर की बात करें हम, तो चार्जर में जो वोल्टेज चाहिए बहुत लो चाहिए, तो उसमें भी एक वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है छोटा वाला, जो क्या करता है, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके नाम में उसका मीनिंग है ट्रांसफर, क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना करंट या वोल्टेज को। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए शायद इसीलिए तो आपको पता होगा कि अमेरिका के या बाहर के जो डिवाइस होते हैं वो इंडिया में अच्छे से नहीं चल पाते, क्योंकि इंडिया के, एप्पल की बात करूं तो एप्पल वाले मोबाइल है ना, अपने जो इंडिया के अंदर जो यूज होने वाले मोबाइल चाइना को प्रोवाइड करते हैं। पता है आपको, मेड इन चाइना लिख के आता है एप्पल के मोबाइल में भी, आज भी मेड इन चाइना का सिंबल होता है, शायद देखा हो तो देख लेना। इसका मीनिंग क्या है कि यार डुप्लीकेट है? नहीं, ओरिजिनल ही है। लेकिन एशियन कंट्री में जनरली जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी, पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी, वो सारी ऑलमोस्ट मैच है। इसीलिए उसको स्पेसिफिक डिवाइस अलग से बनाना पड़ता है जो एक्चुअली इंडिया की वोल्टेज रेटिंग और फ्रीक्वेंसी के साथ अच्छे से काम कर सके। सो दैट्स व्हाई उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, डिवाइस में थोड़ी सर्किट में चेंजेस करना पड़ता है, और वो यदि अलग अलग कंट्री के लिए खुद ही प्रोड्यूस करना बैठेंगे तो इसका R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट पूरा उसमें चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई क्या करते हैं, वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देते, चिप्स अपने यूज करो, अंदर का मटेरियल अपना यूज करो, लेकिन आप बॉडी अपने आप बनाओ चाइना के अंदर, इसलिए मेड इन चाइना यूज होता है। आज MI का मोबाइल है, लगता है चाइना का, लेकिन उसके अंदर सिंबल लगता है मेड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में बना है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो इंडिया का है। इंडिया में बना हुआ, इंडिया का होना वो अलग चीज है। ओके, चलो हम थोड़ा डिटेल में चले गए, लेकिन ट्रांसफर में कोई डाउट है बच्चों? बेसिक कंसेप्ट पता चल गया No, sir. क्या होता है वो? ओके, चलो प्रिंसिपल किसके बेसिस पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या था म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोई बता सकता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस यार वन कॉइल से दूसरे कॉइल को जनरेट करता है वो। एक कॉइल के अंदर जो आप चेंजेस कर रहे हो फ्लक्स का, उस फ्लक्स का जो ईएमएफ चेंज हो रहा है, वो ई फ्लक्स की वजह से दूसरे कॉइल में यदि इफेक्ट हो रहा है तो उसके अंदर भी ईएमएफ चेंज होता है। ईएमएफ इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ वोल्टेज ही मान लेते, ई को वी बताते थे, याद करो। तो किसके बेसिस पे काम कर रहा है बच्चों? वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के वर्किंग के ऊपर काम कर रहा है। जब कोई सिंगल कॉइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स यदि सेकंड कॉइल के साथ लिंक हो तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद हो तो आपको पता ही होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, तो पहले तो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं जनरली हम। सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एक साइड इनपुट कॉइल, सेकंड साइड आउटपुट कॉइल। इनपुट यानी कि जहां से पावर हम दे सकते हैं, ओके, और आउटपुट यानी कि जहां से पावर आउटपुट मिला आपको। आपको पता है कि जब मैं यहां से करंट प्रोवाइड करता हूँ, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है, तो 2 सेट ऑफ कॉइल इंसुलेटेड एक दूसरे से होती है, उसके ऊपर वाउंड ऑफ किया होता है सॉफ्ट आयरन कोर को। अब सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का मेन रीजन से याद करो बच्चों, क्या? फ्लक्स को बाहर नहीं जाने देता, अंदर खींच लेता है। हाँ ना बोलो? सॉफ्ट आयरन कोर Yes, का sir. रीजन क्या है कि ये जो फ्लक्स है
जैसे कि यहाँ से फ्लक्स जनरेट हुआ तो प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा यदि कोई मटेरियल होता है तो उसको फ्लक्स इतना अंदर से पास होने नहीं देता या बाहर से चला जाता है, बीच में से नहीं निकलता अच्छे से। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, ये सारे फ्लक्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ज्यादातर जो फ्लक्स लाइन होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उस मटेरियल में से ही पास हो और ज्यादा फ्लक्स जनरेट हो तो ज्यादा ईएमएफ मिले। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज द सॉफ्ट आयरन कोर इन एनी ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब सेकंड एक कोइल को प्राइमरी कोइल बोलते हैं, जिसको इनपुट कोइल बोलते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न समझ लो एनपी है। ओके, 1 2 3, आप यहाँ रीड मत करना, दोनों साइड एक ही जैसे मिलेंगे, लेकिन समझ लो कि यहाँ एनपी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल एंड एनएस यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोइल। यहाँ इनपुट वोल्टेज है, इस साइड आउटपुट वोल्टेज है। When an alternating voltage is applied to primary, the resulting current produces an alternating magnetic flux which links the secondary and induce EMF in it. क्या है बच्चों, समझने का ट्राई करो। When alternating current is applied to primary, समझ लो कि यहाँ मैंने alternating current दिया, फिर से ध्यान दो क्या चेंज हुआ। ओके, आप स्लाइड के ऊपर खास देना जो चेंजेस हो रहा है। क्या किया मैंने, यहाँ से एसी करंट प्रोड्यूस किया, पहले नहीं था, अब एसी करंट दिया। चलो, नाउ द रिजल्टिंग करंट, उससे जो करंट मिला वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। किसके अंदर, इसके अंदर, प्राइमरी कोइल के अंदर। समझ लो करंट पास हुआ तो आपको पता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. Yes, तो sir. क्या जनरेट हुआ, Yes, sir. अब वो क्या जनरेट Flux. हुआ, फ्लक्स किसके कौन से कोइल के अंदर, Primary. Primary. अब वो प्राइमरी कोइल का जो फ्लक्स है सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से वो बाहर नहीं जाने देता, अंदर ही लिंक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा फ्लक्स दूसरे कोइल के अंदर जनरेट हुआ। हाँ कि ना, वही फ्लक्स लिंक हुआ दूसरे कोइल के साथ, सेकेंडरी कोइल के साथ। अब आपको पता है कि कॉमन लॉजिक है, फैराडे ने बताया था, लेंज ने बताया था कि जब पर्टिकुलर एस टाइप के ट्रांसफॉर्मर या सोलेनोइड, अभी टेम्पररी बोल सकते हैं, समझ लो कि सोलेनोइड है, सोलेनोइड में जब हम करंट पास करते हैं तो उसके अंदर से फ्लक्स जनरेट होता है और मैग्नेट जैसा बिहेव होने लगता है। अब मैग्नेट को बाहर रखते हैं टेम्पररी, उल्टा किया हमने, करंट पास किया, फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट होने से इसके अंदर जो फ्लक्स का चेंजेस हो, इसके अंदर से समझ लो, इसके अंदर से ये सेकेंडरी कोइल जहां कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी वहां करंट जनरेट होना स्टार्ट करता है। हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो फर्स्ट कोइल में हमने मैग्नेटिक मैं फर्स्ट कोइल में करंट दिया, उस करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ, उस फ्लक्स जो सेकंड कोइल में लिंक हुआ, सेकंड कोइल में फ्लक्स का चेंजेस हुआ, इसलिए ईएमएफ जनरेट हुआ, और वो ईएमएफ कम अप्लाई अपने रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसा डिजायर, जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो या निकाल सकते हो। कोई डाउट इसमें? दिया No, sir. उसको ईएमएफ वीपी और मिला उसको ईएमएफ ईएस बोलते हैं। ओके, चलो, फैराडे का लॉ क्या कर रहा है, फर्स्ट कोइल सेकंड कोइल में जो जनरेट हुआ ईएमएफ, उसका फॉर्मूला है ना एन डी फाइव बाई डी टी। हेलो बच्चों, तो सेकेंडरी Yes, sir. जनरेट हुआ उसका फॉर्मूला है एन एस, इसलिए नंबर ऑफ टर्न। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, लाइक एग्जांपल फॉर, यहाँ जो फ्लक्स जनरेट हुआ, अभी मैं एक ये सिंगल कोइल की बात करूं तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हुआ डी फाइव बाई डी टी। हाँ ना बोलो। एक Yes, sir. Yes, ऐसे दूसरे कोइल में हुआ डी फाइव बाई डी टी। ऐसे समझ लो कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न है 3, ईएमएफ कितना जनरेट होगा प्राइमरी के अंदर, 3 डी फाइव बाई डी टी। हाँ ना, Yes, sir. तो यही चीज यहाँ देखो, एक कोइल में तो सेम ही फ्लक्स जनरेट होता है। बोलोगे सर एक कोइल में कैसे, ये कोइल अलग है ये कोइल, देखो बच्चों ये फील्ड तो सेम ही है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बा फील्ड और एरिया। समझ लो आपने जो लिया हुआ है मटेरियल वो सेम ही क्रॉस सेक्शन का है, तो इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा इस साइड के टर्न का। हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका जो एरिया है, इसका एरिया सेम है, तो एरिया सेम है, फील्ड सेम है, तो कॉमन लॉजिक फ्लक्स सेम ही होगा। हाँ, और समझ लो सेकेंडरी कोइल के अंदर ऐसे 3 की जगह 10 टर्न ले लिया हमने, ज्यादा टर्न ले लिया 10 टर्न, तो फॉर्मूला तो वही बनेगा एन डी फाइव बाई डी टी। अब बोलेगे सर डी फाइव बाई डी टी चेंज नहीं होगा, यहाँ पी और यहाँ एस नहीं लिखेंगे? नहीं बच्चों, क्यों, हमने यहाँ डी फाइव बाई डी टी क्या लिया, एक टर्न का फ्लक्स चेंज ऑफ 1 टर्न, वो तो सेम ही होता है। तो ये यदि हम रेशियो ले तो कॉमन लॉजिक है 3/10 मिला, तो सेकेंडरी कोइल का आंसर 10/3 इंटू फर्स्ट कोइल। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, हमने क्या किया, यहां समझ लो 5 वोल्टेज दिया, 6 वोल्टेज, प्राइमरी के अंदर कितने वोल्टेज दिया, 6 वोल्ट,
तो यहाँ 6 वोल्ट डाल दो आप, आउटपुट में कितना मिला 20 वोल्ट। दिस इज द मेन बेसिक फीलिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। फील हुआ टॉपिक को? Yes, sir. sir. प्योर कॉन्सेप्ट। अब वही चीज हम उल्टा कर सकते हैं, यहाँ ज्यादा टर्न हो यहाँ कम हो तो टर्न वोल्टेज कम हो जाएगा। इसी हिसाब से उसके दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अभी डिटेल्स में बात करते हैं, ये जस्ट आपको फील कराने के लिए समझाए वैल्यू लेके, बाकी वही चीज यहाँ फॉर्मूला वही समझाइए। सेकेंडरी कोइल के वोल्टेज, फर्स्ट कोइल के वोल्टेज, दोनों का रेशियो लिया, रेशियो लेंगे तो d5/dt d5/dt कट। अभी मैंने NS और NP की जगह आपको याद हो तो 3 और वैल्यू ली थी, बस इतना फर्क है। रेशियो लोगे तो आपको ये मिलेगा NS/NP। बोलोगे क्या? ध्यान से देखो, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। बोलो कोई डाउट? नो सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? NS/NP को ट्रांसफॉर्मर रेशियो R बोलते हैं। R ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ES/EP भी लिख सकते हो, NS/NP भी लिख सकते हो। E और EV एक्चुअली सेम ही हो, रेशियो सेम ही आएगा, डोंट वरी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में कोई डाउट बच्चों? सेकेंडरी और प्राइमरी कोइल का रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कोई बता सकता है जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो वोल्टेज इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो वोल्टेज सेकेंडरी कोइल में इंक्रीज होता है कि डिक्रीज Increase. होता है? वेरी गुड। Increase. क्यों? आपको पता है कि EMF वोल्टेज का रेशियो क्या है? ES/EP ग्रेटर देन 1। अब ये ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो ही, अदरवाइज तो डिनोमिनेटर यदि बड़ा हो तो वैल्यू लेस देन 1 बन जाएगी। इसका मीनिंग EMF इन सेकेंडरी कोइल विल बी हायर देन कंपेयर टू प्राइमरी कोइल। बोलो कोई डाउट यहाँ? No, sir. ओके मैंने बताया था ना आपको 1 घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से ध्यान दोगे ना तो यहाँ ही सब कुछ लर्न हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली जरूर नहीं कि आपने जो पावर दिया, मैंने यहाँ वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो वोल्टेज होते हैं ना वो हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा और बड़ा कर सकते हैं। पावर यानी कि एनर्जी, और आपको पता है कि एनर्जी कभी बड़ा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ ना? यानी कि जो एनर्जी हमने प्राइमरी कोइल के अंदर दी, जो पावर और एनर्जी को एक ही समझो बच्चों, अलग अलग नहीं समझना, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूला आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क यानी कि एनर्जी मीन्स व्हाट। जो पावर हमने प्राइमरी कोइल के अंदर दिया हुआ है और जो पावर हमें सेकेंडरी कोइल में मिल रहा है, तो ऐसा कभी मत सोचो कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो 30 वोल्टेज दिया था और 100 वोल्टेज मिला तो पावर भी हमने समझ लो 100 जूल देंगे तो कुछ समथिंग अराउंड 500 जूल ज्यादा मिलेगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ ऐसा हो सकता है 500 जूल और 100 जूल मिले, भले स्टेप अप है तो भी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो भी 500 जूल से 100 जूल हो सकता है। हाँ उसके फैक्टर है जो अफेक्ट करते हो, हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन कभी ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी कम हो सकती है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। और यदि ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकते, ये 500 जूल हुआ तो यहाँ भी 500 जूल, जितनी दी थी उतनी। अब ये तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुआ, नो एनर्जी लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा तो हो नहीं सकता, यदि एनर्जी लॉस होता ही नहीं तो हम क्यों अपना खुद का ये जो पावर स्टेशन है, पहले ऐसे ही करते हैं ना, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह है यहाँ सोलर पावर प्लांट डाल दो और वहां से अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, हर एक जगह पे जितनी चाहिए उतनी एनर्जी वहां से ट्रांसफर कर लो। तो ऐसा तो हो सकता है कि सिटी के बाहर कोई अच्छे सी जगह पे बड़ा सा एक पावर स्टेशन बना दो। ओके सिटी में अलग अलग छोटे छोटे पावर स्टेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही पावर स्टेशन पूरे सिटी के अंदर, आसपास के गांव के अंदर पावर देगा नहीं, क्योंकि पावर को ट्रांसमिट करने में जनरली क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता ही है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जो हम जस्ट सपने में सोचते हुए, ओके वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर रियल लाइफ में जनरली हो ही नहीं सकता कभी। ओके बोलो क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir. इसका मीनिंग क्या हुआ? आइडियल ट्रांसफॉर्मर जस्ट इन केस समझ लो मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर ले लूं, इन केस तो जितना इनपुट दिया था इतना आउटपुट मिलेगा, हाँ ना बोलो? अब इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या था? Yes. V इंटू आई। अभी प्राइमरी कोइल है तो VP और IP लिख सकता हूँ, VS और IS लिख सकता हूँ। तो यदि मैं VS/VP लिखूं तो क्या होगा बच्चों?
वीएस अपन वीपी लिखूं तो इस साइड क्या आएगा खोलो? IP upon I. वेरी गुड वेरी गुड। और वीएस अपन वीपी इज इक्वल टू क्या था? Transformer. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एनएस अपॉन एनपी। तो ये हुआ आर। ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत मजा लेने वाले हो आप इस फॉर्मूला से। अब याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज है वो सेकेंडरी टू प्राइमरी है, लेकिन करंट है ना वो उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रखो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप वैसे ही पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर समथिंग, सॉरी V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। ये तो डायरेक्टली प्रोपोजल हुआ, लेकिन ये नहीं लगेगा। आप ये याद रख लो, सेकेंडरी कोइल टू प्राइमरी कोइल टर्न में और वोल्टेज में, लेकिन करंट में उल्टा होगा, ऊपर प्राइमरी नीचे सेकेंडरी। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. ऐसा ये मैंने सब कुछ बता दिया है, तो ऐसे जस्ट खाली एक्सप्लेन कर रहा था मैं। चलो कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला में P No, ऊपर आएगा, S नीचे आएगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी, और बाकी दोनों में तो सेकेंडरी टू प्राइमरी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ये फॉर्मूला हुआ। एक चीज याद रखो, ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज एसी वोल्टेज में काम करता है, डीसी में नहीं काम करता। ओके, ट्रांसफॉर्मर कहाँ काम करता है बच्चों? AC. एसी में, डीसी में नहीं। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यानी कि क्या है देख लो, कि जिसके अंदर वोल्टेज जो है वो हाई करते, कन्वर्ट द लो एसी वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो कॉमन लॉजिक है, वोल्टेज हाई करने में क्या ज्यादा लगाना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देना पड़ेगा। तो यानी कि सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कोइल के कंपेयर में क्या हो गए? ज्यादा हो गए, यानी कि वोल्टेज भी ज्यादा हो तो क्या वोल्टेज ज्यादा होने से करंट ज्यादा होगा सेकेंडरी कोइल में? ना सर, कम होगा। उल्टा होगा, ये खास ध्यान रखना। करंट है ना उल्टा चल रहा है। ओके, इससे और कोई डाउट इसमें? सिमिलरली स्टेप अप डाउन, स्टेप डाउन में उल्टा, प्राइमरी वाइंडिंग जो होगा वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग के कंपेयर में। तो नंबर ऑफ टर्न कम हुआ यानी कि वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज कम हुआ यानी कि करंट इंक्रीज हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब बोलोगे सर ये कहाँ काम आ सकती है, सब कुछ अब पढ़ा रहे हो, लेकिन वो ऐसी फील नहीं आ रही कि एक्चुअली प्रैक्टिकल रूटीन में कहाँ यूज होता है। देखो ये मेरा पावर स्टेशन है, मेरा नहीं है लेकिन समझ लो कि है ओके, इतने भी पैसे वाला नहीं हूँ कि खुद का पावर स्टेशन चला सकूं। ये पावर स्टेशन है मेरा। अरे यार मेरा क्यों बोल देता हूँ मैं हर बार, चलो कोई बात नहीं, होगा भविष्य में। इसलिए पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको मुझे यहाँ पहुंचाना है, दूर हमारे घर पे। पावर स्टेशन में एनर्जी या वोल्टेज को, करंट को यहाँ पहुंचाना है। अब यहाँ पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? एक तो यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा उन लोगों को, और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। कोई बता सकता है ये वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा और ये वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा? स्टेप वो अप, स्टेप अप होगा, ये स्टेप ये ये कौन सा होगा? स्टेप Up, अप। down. अप, और ये होगा स्टेप डाउन। अब लोग सर ऐसे कैसे? हमें क्या बताया, समझ लो। पावर का फॉर्मूला क्या? पावर लॉस का कब होगा? जब आई स्क्वायर आर होगा, तो करंट ज्यादा होगा तो, हाँ ना? यानी कि करंट यदि ज्यादा होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है? करंट को कम करना है। तो करंट कम कब हो सकता है? वी का ऑपोजिट है, जब वोल्टेज ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ स्टेप अप से वोल्टेज को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, और करंट को डिक्रीज कर दिया। तो वोल्ट जो करंट यानी कि जो लॉस है वो कम हो जाएगा, और वोल्टेज बढ़ा। वोल्टेज यानी कि क्या है? डिफरेंस। याद करो, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंट याद करो। पानी का ज्यादा डिफरेंट होगा, फास्ट घूमेगा, फास्ट फ्लो होगा। याद आया यार पोटेंशियल डिफरेंट? यस सर, यस सर, ज्यादा यस सर। वोल्टेज फास्ट यानी कि मूवमेंट ज्यादा फास्ट जाएगा, तो इजीली घर पे फटाफट पहुंच जाएगा कम करंट के अंदर। अब टाइम कम बचा है तो एक काम करते, रिज्वाइन कर लेते लेक्चर्स को। चलो फटाफट से जल्दी से रिज्वाइन कर लो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये।